तो जो मैं पढ़ाऊँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बताने से पहले मैं तुम्हें डबल सॉल्ट सिखा दी, क्योंकि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक तरीके से दिखते हैं, है ना। जैसे इसमें एक से ज्यादा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट के अंदर क्या है, कैसे सॉल्ट तो समझते हो ना, सॉल्ट में क्या होता है, एक कटायन होता है, एक आयन होता है। कटायनिक पार्ट कहाँ से आता है, एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। ये पता है ना, पता ही नहीं पता यार। जो कटायनिक पार्ट होता है वो बेस से आता है, जो अनायनिक पार्ट होता है कहाँ से आता है। जैसे HCl प्लस NaOH है, वो NaCl सॉल्ट देता है। तो HCl प्लस NaOH, HCl क्या हमारा एसिड और NaOH क्या बेस। ये तुम्हें क्या दे रहा है, NaCl। इसका जो कटायनिक पार्ट है वो बेस से आ रहा है, और जो अनायनिक सॉरी हाँ कटायनिक पार्ट है वो बेस से आ रहा है, और जो अनायनिक पार्ट है, अब कोई ऐसा तो नहीं जिसको कटायन नहीं पता। ये समझ आ गया। कटायन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, अनायनिक जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, 9th क्लास से अभी तक पढ़ते हैं और अभी भी कंफ्यूज। ये समझ आया। तो द थिंग इज कि इसके अंदर क्या है कि ये तीन मिलाता हूं तो मेरे को ये वाला सॉल्ट मिल जाता है ना। और इस पे अगर मैं दोबारा H2 डालूंगा तो अपने आयन में दोबारा टूट जाएगा ये, है ना। ये भी तो देखो दो सॉल्ट से मिलके बन रहा है, आया समझ। इसका नाम है इसका डबल सॉल्ट। बट अगर मैं FeCN प्लस KCN डालता हूं तो इससे एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम होता है K4 FeCN होल 6। अगर मैं इसमें सॉल्ट देखो, अगर ये डबल सॉल्ट होता तो आयंस कौन कौन से ब्रेक हो जाने चाहिए थे। इसका नाम क्या होता है CN का, ठीक है। अब अगर ये डबल सॉल्ट होता तो किस में ब्रेक हो जाता, K प्लस Fe, जो भी इसमें आएगा +2 का है, वैसे ये तो भी पता नहीं है +2 है। और ये CN अगर डबल सॉल्ट होता तो अपनी आइडेंटिटी पूरी आइडेंटिटी लूज कर देता, Fe और CN में ब्रेक हो जाता। पर अगर मैं इसमें डालता हूँ ना तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये कटायनिक पार्ट है, और ये पूरा पार्ट जो है वो अनायनिक पार्ट है। अच्छा किस किस को ये पता है कि जो सॉल्ट होते हैं उसमें कटायन पहले लिखा जाता है, अनायन बाद में लिखा जाता है। जैसे NaCl है, कटायन पहले लिखा गया, अनायन कटायन का जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। हाँ क्या कह रहे हो कि जब मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो इसमें जो देखो हमेशा ध्यान रखना, हाँ जो ये बोल रहा है ना वो दो दूसरी चीज है। द थिंग इज कि ये ध्यान रखना, कटायनिक पार्ट हमेशा कैसे होता है पहले, अनायनिक पार्ट क्या होता है बाद में। अब जैसे तुम ये कंपाउंड देख रहे हो, है ना, तुम ये कह रहे हो कि ये पार्ट पहले भी लिखा जा सकता है, बट जब ये पहले आएगा तब भी ये कटायन होगा, फिर पहले हमेशा कटायन होगा, समझ रहे हो। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन भी हो सकता है कटायन भी हो सकता है, पर कटायन हमेशा पहले लिखा जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स, ये देखो ये जो पार्ट है ना कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स बाद में लिखा जा रहा है तो क्या है वो अनायन, और कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले लिखा जा रहा है तो क्या है वो कटायन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। बट आई थिंक इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ना ये अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। जैसे डबल सॉल्ट डाला और सॉरी इसमें जैसे वाटर डाला तो क्या होगा, ये K प्लस K प्लस ही होगा बेटा, K की पावर 4 कैसे हो जाएगी, 4K प्लस मतलब ये 4 है, वो बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम्हें समझने की चीज ये जरूरी है कि अगर ये डबल सॉल्ट होता है, ये Fe और साइनाइड भी क्या होता है ब्रेक हो जाते, बट ये ब्रेक नहीं हुए, ये पार्ट हमेशा अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, आया समझ। तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कॉम्प्लेक्स पार्ट पे क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इस पे मैं वाटर या कुछ भी डालूं ये अब दोबारा ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ FeCN में ब्रेक नहीं होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ो, रब कर दूं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं जो तुम्हें पता होनी जरूरी होती है, उसके बाद तुम कर नहीं सकते। रब कर दूं पूरा, चलो यही करा देता हूं। क्या डबल सॉल्ट में डिफरेंस समझ आया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर तुम सॉल्ट वाटर डालोगे तो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, और डबल सॉल्ट पूरी आइडेंटिटी लूज कर देगा, मतलब कंप्लीट आयन का ब्रेक हो जाएगा।
पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट आयन में ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। अब समझने की चीज ये है, जैसे मैंने मान लो सेम एग्जांपल लेता हूं, FeCN इस पूरी एंटिटी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। इसमें जो ये चीज लिखी हुई है इसका बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम। और जो इसके साथ Cn लगा हुआ है, Cn क्या कर रहा होता है, इसको लोन पेयर प्रोवाइड करा रहा होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। आया समझ? हाँ, तो जो यहाँ पर Cn है ये क्या है तुम्हारा लिगेंड। मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तुम्हें मेटल अपना पता चल जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट ही होता है नॉर्मली। उसके अलावा जो भी बचा वो लिगेंड होता है। और लिगेंड का काम क्या होता है? लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोवाइड कराना। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, वो क्या डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, अब लिगेंड तुम्हारे ना तीनों टाइप के होंगे। पहले तो होगा बेस ऑन चार्ज, नेगेटिव लिगेंड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिगेंड तुम्हारा तीनों टाइप का हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी न्यूट्रल। जैसे H2 है, वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। नेगेटिव ले लो, जैसे Cn माइनस हो गया, ये कैसा लिगेंड हो गया? नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव वाला यहाँ लिखना है। और पॉजिटिव में ले लो, जैसे तुम NO प्लस एक लिगेंड होता है, ये कैसा लिगेंड हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? न्यूट्रल होता है, H2 न्यूट्रल है ना। तो लिगेंड बस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा सकते हैं। इन चार्ज के बेस पे ये तीन टाइप के हो सकते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तुम लोगों को ऐसा लगता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है बस वही इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं होता। तुम जाओ अपने नोट्स पे, आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी का डेफिनेशन देखो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज सेंट्रल एटम या आयन एंड द लिगेंड्स attached to it are enclosed in square brackets are collectively known as coordination entity। मतलब सेंट्रल मैटर एटम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? सेंट्रल मैटर एटम प्लस लिगेंड, ठीक है। और उसको इंक्लोज किस में करते हैं? अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज होती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। जैसे तुम एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, CO। ये CO क्या है? कोबाल्ट। और NH3। अच्छा, NH3 कैसा लिगेंड होगा? न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, याद होनी चाहिए। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड, NH3 न्यूट्रल है भाई। NH3 न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसमें CO प्लस NH3, इसको क्या बोलूंगा? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सिर्फ CO जो कोबाल्ट है उसको क्या बोलूंगा? सेंट्रल मेटल एटम। और लिगेंड NH3, ये क्या बोलूंगा इसको? लिगेंड। कोई दिक्कत? अब लिगेंड देखो, लिगेंड मैंने बताया था, लिगेंड वो होता है जो क्या डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। द डोनर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। अच्छा, लिगेंड क्या हमेशा एटम होगा? जरूरी नहीं है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। द डोनर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स which donate a pair of electrons, किसको? to the central are called ligands। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब है तुम्हारा डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी होता है कि वो कितने पेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बेसिस पे तुम्हारे वैसे तो तीन ही क्लासिफिकेशन है, एक यूनिडेंटेट, एक है बायोडेंटेट और दूसरा है, तीसरा पॉलीडेंटेट, है ना। जो उसका जो सा एग्जांपल हो, जैसे यूनिडेंटेट तो मैक्सिमम होंगे, जैसे NH3 हो गया, H2 हो गया, ये साइनाइड हो गया, ये सब एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो
ये कैसे लिगेंड्स हो गए? यूनिडेंटेट। डेंटिसिटी है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा रहा है। अगर वो एक कराएगा तो मोनोडेंटेट, दो कराएगा तो बायोडेंटेट, और दो से ज्यादा कराएगा तो पॉलीडेंटेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो Cl माइनस कितने प्रोवाइड कराता है? एक। तो कैसा हो गया? यूनिडेंटेट। H2O भी यूनिडेंटेट है, NH3 भी क्या है? अभी कैसा तो चलेगा, कोई यूनिडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, मतलब बायोडेंटेट है, यूनिडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है। ये डिपेंड करता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उतना वो प्रोवाइड करा सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जैसे एक है, इसको याद रख लेना, इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2, इसको कैसे लिखेंगे? इथेन 1,2 डायमाइन, और डेंसिटी क्या है? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय इसके बेस पे कितने लिगेंड्स? मोनोडेंटेट बोलो, यूनिडेंटेट बोलो। यूनिडेंटेट के एग्जांपल्स Cl माइनस हो गया, NH3 हो गया। बायोडेंटेट के एग्जांपल्स, इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखना है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसको EN करके भी लिखेंगे जब तुम कहीं पर देखोगे ना नाम इसके, इसका भी नोमेनक्लेचर होता है। हाँ हाँ, डबल N रहेगा, इथेन 1,2 डाइअमाइन। अमाइन में तो एक ही अमाइन आना चाहिए ना, दो आते हैं। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये ऑर्गेनिक का कंपाउंड है भाई। ऑर्गेनिक सिंगल एम आता है, एक डबल एम आता है ऑर्गेनिक का कंपाउंड ही है। आप देखो इथेन, देखो CH2, इथेन का मतलब क्या है? CH2। 1,2 का मतलब इसके 1 और 2 पोजीशन पे क्या होना चाहिए? अमाइन। अब NH2 की खास बात क्या है कि NH2 के पास किसका फोन चल रहा है, बज रहा है? ये क्या हुआ भाई? क्या? अच्छा, इसके पास है लोन पेयर, और यही लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो एक साथ ये दो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है एक साथ? तो मतलब जैसे मान लो कि मेटल एटम है, नहीं नहीं, अब सुनो, जैसे मान लो ये मेटल एटम है कोई भी, है ना? अब तुम पे CH2 NH2 है, तो यहाँ पर भी क्या है? NH2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन डोनेट कर सकता है? सिर्फ नाइट्रोजन। कार्बन के पास तो नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर खाली। तो ये दोनों तरीके से क्या कर सकता है? अपने दोनों नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर ये ऐसा करेगा तो एक टाइप का साइकिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइकिल। दिख रहा है साइकिल बनता हुआ? अरे भाई ये देखो ना, साइक्लिक टाइप का बन गया ये। ट्रैंक, तुम वो वाला साइकिल मत सोचो, गोल बनेगा। समझ आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी में बहुत काम आता है। तो मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर, जितने ज्यादा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे साइकिल्स होंगे, किसी भी कंपाउंड में जितने ज्यादा ऐसे साइकिल्स होंगे वो उतना स्टेबल होता है। जिस कंपाउंड में जितने ज्यादा ऐसे साइकिल बन जाए वो कितना वो होगा वैसे उतना ज्यादा स्टेबल। अब पॉलीडेंटेट का एग्जांपल है ADTA, सबसे फेमस एग्जांपल है इसका ADTA। पॉलीडेंटेट में क्या होगा? अच्छा, ADTA में एक बात ध्यान रखना, 4 माइनस का चार्ज होता है।
इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तुम्हारे कितने लोन पेयर्स होंगे, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका नाम कैसे पढ़ोगे, देखो ई का मतलब है इथेन, डाइअमाइन, ठीक है, मतलब टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, और एसीटेट, एसीटेट पता किसको बोलते हैं, CH3CO माइनस, ठीक है, टेट्रा मतलब 4, मतलब 4 एसीटेट ग्रुप होंगे, और इथेन डाइअमाइन होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बना के दिखाओ इसको, अरे क्या हो गया, इथेन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब यार ध्यान देना, इस नाम से कैसे याद करेंगे इसको, इथेन का क्या मतलब है, CH2 CH2, डाइअमाइन मतलब NH2। अब इसमें कितने हाइड्रोजन लगते हैं, 2, इसमें भी कितने लगते हैं, 2। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। इन चारों को हाइड्रोजन को हटा के हमें क्या लगाना है, एसीटेट ग्रुप, क्या लगाना है, एसीटेट ग्रुप। तो यहां पर होगा CH3COO माइनस, और ऐसा एक और यहां पर होगा CH3COO, सेम विद दिस केस, ये एसीटेट ग्रुप से कितने आ गए बेटा, 4। तो टेट्रा एसीटेट अमाइन है, सॉरी ये इथेन है तो इथेन, और 2 अमाइन ग्रुप है तो इथेन, ये हो गया इथेन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। कहां पर, ये वाला, हाँ 2 होगा, ये 2 होगा क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। जिसको नहीं समझ आया दोबारा बना दूं क्या इसको, इसको चेक करना पड़ेगा, वैसे थाइल ही नहीं आता, नेम ही इसका यही है। हाँ हाँ हाँ, तो इसके अंदर पहली बात तो अगर आना चाहिए तो ए आना चाहिए। देखो असल में क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर ना तुम्हारा ऑर्गेनिक के हिसाब से नहीं, इनऑर्गेनिक के हिसाब से कर रखा है, इसका नाम ही ये है, इसमें तुम ऑर्गेनिक नहीं लगा सकते ज़्यादा। चलो एक बार मैं देख लूंगा तुम्हारा डाउट, ठीक है, इसके बाद इसका नाम ही है। अब सुनो, इसको मैं दोबारा देख लेता हूँ, दोबारा बना देता हूँ तुम लोगों के लिए। बनाना है क्या, ये समझ आ रहा है वो, अच्छा इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 4। O माइनस कितने हैं, 1 2 3 4, कितनी होगी, 4। पर मैक्सिमम कितनी दिखा सकता है, 6 5 की दिखाएगा। देखो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। उसके बाद नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। जैसे मान लो ये होता है NH3 होता है, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है ना, नाइट्रोजन का 3 ग्रुप जोड़ेंगे तो एक लोन पेयर बचेगा ही बचेगा, और गैस के साथ H जोड़ दो, H प्लस जोड़ दो तो NH4 प्लस बन जाता है फिर ये। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने ग्रुप जुड़े, 3, तो एक क्या होगा इस पे, लोन पेयर। ऐसे इस नाइट्रोजन के पास क्या होगा, एक लोन पेयर। ये एक तो इन चारों से दे सकता है और इन 2 से भी दे सकता है, तो बहुत सारा टाइम में 4 दिखाता है, पर प्रोवाइड करने के लिए इन 6 से भी क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये साइक्लिक ग्रुप बना पाएगा, ये भी साइक्लिक ग्रुप बना सकता है, जब एक साथ डोनेट करेगा तो इसमें तो साइकिल ज्यादा बड़ा बनेगा। आया समझ। अब एक आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेट, 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 हाँ अब पूछिए देखूंगा भाई। एम्बीडेंटेट क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट इन रियलिटी देखो ऐसा है कि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेंगे, पर इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के 2 साइड्स होती हैं। जैसे साइनाइड हो गया, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में डिफरेंस पता है तुम लोगों को, साइनाइड जब
हाँ, वो सिर्फ डोनेटिंग ग्रुप डिफरेंट है। एक बार कार्बन से कर रहा था साइनाइड और नाइट्रोजन से कर रहा था आइसोसाइनाइड। जब ये कार्बन से डोनेट कर रहा होगा कार्बन साइड से तो साइनाइड है और इसी का नाम होता है, तो ये साइनाइड होता है, बट ये क्या होता है, अब यहाँ पर दो डोनेटिंग एटम्स है एक साथ, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी है, दोनों कर सकते हैं। बट थिंग इज कि एक टाइम पे एक ही करेगा, पर इसके पास कितने एटम्स है, एक ही के अंदर दो। तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। डेंटेड समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब सबसे हाँ, बुद्धि कम है फिर। क्या बताया मैंने, है तो ये मोर यूनिडेंटेड का एग्जांपल ही कि करेगा एक ही, पर कर दो साइड से सकता है। जो करता है एक हो, देता एक ही, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर हो, पर दे दो जगह से सकता है। दैट इज, देखो किसी किसी की फैमिली में सिर्फ जो पापा होते हैं ना वो अर्निंग होते हैं, तो उनके घर अगर तुम उनसे पैसे लेने जाओगे तो नॉर्मली सब किससे मांगते हैं, पापा से, ठीक है। और किसी किसी में होता है दोनों ही अर्निंग होते हैं, तो दोनों साइड से पैसे ले सकते हो, ये वो वाला केस है। ठीक है, अच्छा ये बताओ बायोडेंटेट का एग्जांपल कौन सा है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ये साइक्लिक ग्रुप बनाता है और जितने ज्यादा साइकिल होंगे उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। और पॉलीडेंटेट का एग्जांपल कौन सा है रखना है, ईडीटीए, इससे ज्यादा भी होते हैं। ईडीटीए में जो जनरल डेंसिटी है वो है 4 ऑक्सीजन का यूज करेगा, पर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तुम्हारा चश्मा कहाँ चला गया, जीव करके देख रही है ये सोने की तार। अच्छा इसके अलावा दो और याद रखना ना, एक तुम एनोटो ग्रुप याद रखना, एनोटो ग्रुप भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड में एग्जांपल याद रखो, एक साइनाइड हो गया, एक एनोटो ग्रुप याद रखना, और एक याद रखना HCN। ये तीनों एग्जांपल्स किसमें याद रखना, एम्बीडेंटेड, ठीक है। NO2 में क्या है, वो नाइट्रोजन से भी दे सकता है और ऑक्सीजन से भी दे सकता है, ठीक है। इसका नाम है, देखो इसका नाम है साइनेटो, और अगर मैं NCS कर देता हूं तो आइसो। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नोट में सब कुछ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच है सेंट्रल मैटर एटम से। जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इस वाले केस के अंदर FeCN6 के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मैटर एटम। इसमें होगा 6। कितने लिगेंड्स अटैच्ड है, 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ ठीक है। तो तुम्हारे में वैसे 2 केस सबसे ज्यादा पढ़ोगे, उसमें भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, एक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। 6 और 4, ठीक है। क्या कह रहे हो, वो नहीं Fe के लिए नहीं है, पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, पूरे एंटिटी के लिए। अच्छा एक बात बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट मेटल आयन हैज। अगर तुम पे मान लो पॉलीडेंटेड लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड्स मतलब अगर यूनिडेंटेड लिगेंड है तो क्या होगा, एक सब डोनेट करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। पर मान लो पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो इसमें क्या काउंट करोगे, मान लो एक EDTA लगा हुआ है तो 1 काउंट करोगे, 4 काउंट करोगे, 4। ग्रुप एक ही है पर दे कितने रहे इलेक्ट्रॉन ये, 4। आया समझ? मोस्ट ऑफ द टाइम पे या तो EDTA आएगा, इथेन 1,2 डायमाइन आएगा। इथेन 1,2 डायमाइन में क्या कैलकुलेट करोगे, 2, ठीक है। आगे बढ़ो, अब है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन द थिंग इज, जो ये ज्योमेट्री है, जैसे तुम्हें पता है जो CH4 है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब ज्योमेट्री
3D के अंदर तुम देखोगे तो कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री होती है, एक पेन देना मुझे, कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री होती है 3D के अंदर, है ना, और इन सब के बीच में 109 का एंगल होता है रफली, ठीक है। तो 3D में एफिशिएंसीज का जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है, 3D में क्या इसकी ज्योमेट्री है, आया समझ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे गए हैं। अगर यूनिडेंटेड लिगेंड है तो सिंपल कैलकुलेट हो जाता है कि कितने वो है। अगर पॉलीडेंटेट है जैसे एडीटी है तो उस एडीटी के लिए 4 कैलकुलेट करोगे, जनरल केसेस में मैक्सिमम कितना हो सकता है 6, ठीक है। और इथेन 1,2 डायमंड के लिए कितना कैलकुलेट करोगे 2। आगे बढ़ो, अब है होमोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस और हेटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखो होमो का मतलब क्या होता है और हेटरो का मतलब, होमो लैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसके अंदर सारे जो लिगेंड्स हैं वो सेम हो। जैसे इसके अंदर FeCN6 है, इसमें सारे लिगेंड्स क्या है सेम है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब मान लो इसमें CN5 और एक Cl कर देता हूं, क्या कर देता हूं CN5 FeCN5Cl, FeCN5Cl, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है पर उसमें दो टाइप के लिगेंड है, एक CN और एक, तो ये कौन सा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के कितने टाइप बता रखे मैंने, एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल 3 बता रखे जो मेन है ना, एक साइनाइड वाला है, दूसरा NO2 वाला है और तीसरा साइनेटो वाला है SCN। आगे बढ़ो, दोबारा देख लो मैंने क्या क्या टर्म डिफाइन कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पूरे एंटिटी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये एंटिटी स्पेस में किस तरीके से अरेंज्ड है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोई दिक्कत कोई परेशानी। उसके बाद इसमें जो ये वाला ग्रुप है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, और इसको क्या बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। लिगेंड के चार्ज के बेस में 3 टाइप, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, और डेंसिटी के बेस पे फिर से 3 टाइप, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड और एक होता है एम्बीडेंटेड। सब समझ आ गया। और अच्छा, अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि जो मेरा कोऑर्डिनेशन पार्ट है वो कटायन है या अनायन है। मान लो ये K4 ये लिखा हुआ है, ये पार्ट क्या होगा तुम्हारा, कटायन होगा या अनायन होगा, अनायन होगा, क्योंकि जो कटायन होता है हमेशा पहले लिखा हुआ होता है। अगर ये पहले लिखा हुआ होता तो क्या होता है ये कटायन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब सुनो, तुमने अभी ये देखा कि FeCN6 है, क्या है FeCN6, इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है ना। असल में Fe अपने एक ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है, दैट इज +2। मैं तुम्हें बता देता हूँ ये चार्ज निकलता कैसे है, ये माइनस पर आता कैसे है। वो होगा सम किस किस का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर कौन से मेटल का, सेंट्रल मेटल एटम, प्लस चार्ज ऑन, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर लॉजिकल है। जैसे एग्जांपल ले लो, मुझे यहां पर ये नहीं पता कि Fe पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, मुझे निकालने के, तुमने रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, वैसे निकलता है ये। इसका मान लेता हूं, मुझे नहीं पता, इसका मान लेता हूं मैं x, क्या मान लेता हूं x, प्लस CN पे कितना चार्ज होता है पर कितने है ये, तो 6 इंटू, हाँ याद करना देखो x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यार मैं तो छुट्टी दे दूंगा, फिर कुछ बच्चे आके मेरे सर पे चढ़ जाएगी करना, छुट्टी देने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे भाई।
अगर मैंने एक टॉपिक को छोड़ दिया तुम्हारे पेपर के लिए नंबर नहीं आया, तांडव हो जाएगा। 11th में भी तो छुड़वाया था। अब तुम्हें एक दो कंपाउंड्स याद रखो, एक हो गया NiCO4, 15 दिन के लिए तो सिलेबस रोक सकते हो, इतना तो कोई नहीं रोकेगा। अब निश्चय ने रोक रखा है 1 महीने से। मैं क्या करूं? सुन चुका हूं ना भाई, बच्चे आर्गुमेंट कर देते हैं। किसने करा वो तो पूछ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें फेस टू फेस बताऊंगा क्या? NiCO4 FeCO5, इन दोनों का याद रखना, इनमें तुम निकाल नहीं पाओगे, इसमें ध्यान रखना। इनका जो सेंटर मेटल एटम पे, ये याद रखना भाई, जेई में सीधा रखा है, जेई के अंदर भी सीधा डायरेक्ट आता है ये। इन दोनों पे जो सेंटर मेटल एटम के ऊपर, बस यही, ये याद रखना है, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना है, न्यूट्रल है वो, उसमें जीरो ही होता है NiCO4 FeCO5 के अंदर। ये दो अलग से याद रखना पड़ता है, मेंशन्ड एनसीईआरटी के अंदर।